हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमाप। सबसे पहले हम ये जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि केंद्र होता है एक ऐसा बिंदु जहाँ से हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं या माप सकते हैं, या फिर वो चीज़ उस सारे एरिया को रिप्रेजेंट करती हो। तो इसमें होता है कि जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, एक मूल्य होता है जो हमें प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने में सहायता करता है। यानी हमारे पास अगर कोई डाटा दिया हुआ है और हमें उसके अंदर से एक ऐसी वैल्यू को चूज करना होता है जो उस सारे डाटे को रिप्रेजेंट करता हो। यानी अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति को आम भाषा में देखें तो हम इसे औसत भी कह सकते हैं, यानी इसको एक एवरेज वैल्यू जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो होती है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति। फिर उसके बाद है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, यानी हम केंद्रीय प्रवृत्ति को कैसे माप सकते हैं। इसके 3 टाइप्स है। वैसे तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के अनेक टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन और सरल हैं और सामान्य तौर पर जो यूज किए जाते हैं वो 3 हैं। जैसे मीन, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। मीन, मीडियन, मोड। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा मीन का, यानी हम सबसे पहले मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मध्यमान यानी मीन। मध्यमान क्या होता है कि किसी समूह के प्राप्तांकों में योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। यानी हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, अंक हैं, हम उन सभी को जोड़कर वो जितना डाटा यानी कितने वो अंक हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या होती है, हमारी मीन होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि हमारे पास 2 वैल्यू है 12 और 4, हमें इसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम 12 और 4 को जोड़ देंगे और अंक कितने, ये 1, 2 अंक हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 8। उसके बाद है कि मीन को निकालने का सूत्र क्या है। अगर हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं और वो अव्यवस्थित है, यानी उनको सही ढंग से नहीं लगाया गया है, तो उसका सूत्र ये होगा m = समेशन x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर m जो है हमारा मध्यमान, यानी हम मीन को m से डिनोट करते हैं। समेशन हो गया, यानी इसका मतलब आपको पता ही होगा, ये होता है जोड़, और x हमारे ये होते हैं हमारे प्राप्तांक, यानी जो भी हमारे पास डाटा होता है वो होता है हमारा x, और n होता है प्राप्तांकों की कुल संख्या, यानी हमारे पास जो भी अंक हैं वो कितने हैं, तो वो क्या हो गया हमारा n। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि गेहूं की जो है 4 बोरियों का भार 103, 105, 102, 104 किलो है, तो मध्यमान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसमें बता देंगे कि x, ये हमारी जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी क्या है, x है। उसके बाद समेशन x हमारा आता है, तो हम इसको जोड़ लेंगे, यानी x का जोड़। यहाँ पर 103 + 105 + 102 + 104, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 414 किलो। ये हो गया हमारा समेशन x। n यानी कुल संख्याएं कितनी है हमारी 1 2 3 4, 4 हमारी संख्या है, तो n कितना हो गया हमारा 4। तो यहाँ पर हम इस सूत्र के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 404/4, ये हमारा आ जाता है 103.5 किलो, यानी ये क्या है हमारा मीन निकल के आ जाता है। अब ये तो थी हमारी कि हमें आंकड़े दिए हुए ऐसे ही और हमें उसका मध्यमान निकालना है, तो उसके लिए ये सूत्र था। अगर हमारे आंकड़े एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं और उसका हमें मध्यमान निकालना है तो उसके लिए क्या सूत्र होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे आंकड़े व्यवस्थित है तो उसको निकालने की भी 2 विधियां यहाँ पर दी हुई है। एक है दीर्घ विधि और एक है संक्षिप्त विधि, यानी लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे कि दीर्घ विधि से मध्यमान निकालने का सूत्र क्या है, यानी दीर्घ विधि यूज करेंगे जब हमारे आंकड़े व्यवस्थित हो और उसको मध्यमान निकालने का सूत्र क्या होगा। यहाँ पर m = समेशन fx डिवाइडेड बाय n।
वहां पर जैसे अव्यवस्थित आंकड़ों में यहाँ जो x था वो हमने बड़ा लिया था, यहाँ छोटा लिया है, क्योंकि x अब अगर हमें दिया होगा, जैसे यहाँ पर है, ये हमारा x है और हमें इसकी आगे इस x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ये हमारा यहाँ पर m हो गया मीन यानी मध्यमान, समेशन जोड़ हो गया हमारा, f होगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद है x यानी मध्य बिंदु, ये जो हमारा x दिया क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये हम x होता है हमारा, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना होता है, यानी ये एक वैल्यू है, इसका हमें पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। फिर fx यानी आवृत्तियों का और मध्य बिंदु की हमें गुणा करनी पड़ती है, यानी आवृत्ति और मध्य बिंदु का गुणनफल। फिर आता है हमारा n, ये n होता है हमारी आवृत्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी जो ये आवृत्तियां दी हुई हैं इनका हमें टोटल करना पड़ता है, ये हमारा n हो जाता है। अब हम इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू थी ये दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। सबसे पहले हमें इसका x निकालना है, इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 30 प्लस 34, ये दो वैल्यू है, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो वो हमारी मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे 30 और 34 का जोड़ हो गया 64 डिवाइडेड बाय 2 तो 32 आ गया, 32 हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही आगे 25 और 29 को जोड़ के उसका अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। 20 और 24 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 22, 15 और 19 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 17, 10 और 14 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 5 और 9 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और ऐसे ही 0 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और उसके बाद है हमारी fx यानी फ्रीक्वेंसी और x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई 32, 32 ऐसे 3 27, 81, 6 22 132, 10 170 सॉरी 10 17 170, 6 12 72, 3 7 21 1 2 2। ऐसे तो इनको हमें n निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का जोड़ करना पड़ेगा और समेशन fx निकालने के लिए हमें fx का जोड़ करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ जाता है 510 और n है हमारा 30। फिर हम इसे सूत्र के अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर समेशन fx आया हमारा 510, यहाँ पर इस वैल्यू को डाल देते हैं और n है हमारा 30, तो ये हो गया हमारा 17, इसका आंसर आ जाता है। ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। अगर हमें शॉर्ट मेथड से मध्यमान निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पर है संक्षिप्त विधि से व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान निकालने का सूत्र। जैसे m दिया हुआ हमें am प्लस समेशन fx डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय ci। यहाँ पर am होता है हमारा कल्पित मध्यमान यानी अज्यूम्ड मीन, और समेशन fx होता है आवृत्तियों और विचलन के गुणनफल का योग। ci होता है हमारा क्लास इंटरवल वर्गांतर, ये मैं आपको बता दूंगी, ये चीजें क्या क्या होती है आगे बताऊंगी। n होती है हमारी आवृत्तियों का कुल जोड़। जैसे आप लोगों को पता है कि अब CRS यूनिवर्सिटी ने जो पेपर का पैटर्न रखा है वो हमारा MCQs क्वेश्चन है। अगर आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से ये पूछ सकता है कि शॉर्ट मेथड से व्यवस्थित आंकड़ों का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो वहां पर ऑप्शन दिए होंगे, एक इस टाइप से होगा, आप इस ऐसे टिक कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको कोई सम आ जाए, वो एक छोटी सी वैल्यू दे देगा और उसका पूछ लेगा कि इसका मीन क्या होगा, तो आपको वहां पर निकाल के आंसर को टिक करना पड़ेगा। ऐसे मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन बनाता है किसी भी प्रकार का, तो वो इनमें से इस तरह से बन सकते हैं। या फिर ये पूछ सकता है कि लॉन्ग मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होगा। अब हम शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण है,
ये हमारी वैल्यू, हमने वही वैल्यू ली है जो हमने लॉन्ग मेथड में ली थी, ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों में आंसर जो आता है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, हमने वही वैल्यू यहाँ पर ली है। शॉर्ट मेथड निकालने के लिए हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का हमें जोड़ करके 30 आ जाएगा n निकालने के लिए। उसके बाद हमें इसका मिड पॉइंट निकालना होता है, जैसे हमने उसमें निकाला था, इसी तरह से इसका मिड पॉइंट 32, 27, 22, 17, 12, 7, 2, ये हमारे मिड पॉइंट आ जाते हैं। अब उसके बाद हमारे फॉर्मूला था जैसे समेशन एफ एक्स। अब हमें यहाँ पर x निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यानी MP। MP होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारे आए थे 32, 27, 22, 17, 12, 7 और 2। मिड पॉइंट एंड अज्यूम मीन, ये होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हमारी जो वैल्यू दी हुई है मिड पॉइंट के अंदर, हम उसमें से हाफ ऊपर छोड़ देते हैं, हाफ नीचे छोड़ देते हैं। जो बीच की वैल्यू होती है वो उसे हम अज्यूम वैल्यू, हमारी अज्यूम मीन मान लेते हैं। ये हमारा आ गया 17 यानी 17। और क्लास इंटरवल ये होता है हमारी जैसे 30 और यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू दी है हमारी 25। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, यानी देखो यहाँ भी 5 का है 25, 20, यहाँ भी 5 का है 5, 5, 5 पर, यानी जो डिफरेंस है हमारा क्लास इंटरवल का वो कितना है 5 का है। तो अगर इस चीज को, ये चीज हमारे पास आ गई तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है। जैसे हमें ये निकालना है, इसी का देख लो, जैसे हमारा मिड पॉइंट कितना है इसका 32, अज्यूम वैल्यू कितनी है हमारी 17 और क्लास इंटरवल कितना है हमारा 5। यहाँ पर निकल के आ जाता है 15 डिवाइडेड बाय 5, कट करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। ये हमारे प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पर आगे +3। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 20, यहाँ पर 27 आ जाएगा। अज्यूम वैल्यू हमारी 17 ही रहेगी, 27 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर 10 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 5 से तो यहाँ पर 2। इस तरह से हमारी सारी वैल्यू यहाँ पर निकल कर सामने आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा एफ एक्स, यानी ये हमारा ये एफ आवृत्तियाँ, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा एक्स, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 1 6, फिर 10 मल्टीप्लाई 0 तो इसका 0 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई 1 तो ये माइनस के 6 आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो निकल के आई है माइनस में आई है और ये प्लस में। क्योंकि अगर हम जब 12 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास माइनस की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। जैसे माइनस के 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये माइनस की हमारी वैल्यू हो जाती है। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू निकल के सामने आ जाती है। तो हम इसको अलग अलग, यानी ऊपर वाली को अलग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और नीचे वाली को अलग जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें समेशन एफ एक्स निकालना होता है। तो ऊपर वाली का जोड़ 6, 6, 3 15 हो जाता है, यानी प्लस के हमारे पास 15 आंसर। और नीचे वाली 6, 6, 3 ये भी माइनस के 15 हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के भी 15 और माइनस के 15 है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है समेशन एफ एक्स की वो आ गई 0। अब हम इन वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था am प्लस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय n और मल्टीप्लाई ci। यहाँ पर am यानी अज्यूम वैल्यू हमारी कितनी थी, हमने कितनी मानी है 17, ये 17 आ गई। और समेशन एफ एक्स कितना है हमारा 0, और n कितना है हमारा, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल 30, और ci क्लास इंटरवल यानी इनका गैप कितना था 5 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस अगर हम इसको यहाँ डालेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 आएगा, 17 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 30। और अगर हम ऐसे 0 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो वो वैल्यू कभी भी सामने निकल कर नहीं आती, ये होता है हमारा अनंत। ये हमारे पास अनंत वैल्यू निकल के यहाँ पर आती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 17 आंसर।
एक बात और, अगर हमारे पास ये वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमारे पास 6 वैल्यू मान लो 32 नहीं है, तो ये यहाँ पर हम अज्यूम वैल्यू कौन सी मानेंगे? या तो आप 17 मान सकते हो या 12 मान सकते हो। 12 मानोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव, मतलब उसको आपके माइनस में कम चले जाएंगे, तो पॉजिटिव यहाँ पर, यहाँ जैसे यहाँ पॉजिटिव में ज़्यादा वैल्यू होंगी तो हमारा आंसर निकालने में हमें आसानी होगी। तो इसलिए जहाँ तक हो सके ऊपर वाली प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा छोड़ दे और नीचे वाली कम छोड़ दे, यानी हम जो भी अज्यूम वैल्यू लेंगे उसमें से ही उसको माइनस करना होगा। उसके बाद आते हैं हमारे मध्यमान की विशेषताएं। ये इसमें कोई भी, जैसे आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं तो एक कोई भी डाल के ये पूछ सकता है कि जैसे मध्यमान की इनमें से कौन सी विशेषता है या फिर नहीं है। तो इस तरह से एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है, या फिर जैसे बेनिफिट्स हो गए, लाभ, इसमें से भी डाल के पूछ सकता है, या फिर कमियां पूछ सकता है। तो वो आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये इस तरह से डाल सकता है। जैसे आएगा मध्यमान में यदि अंक घटाए या बढ़ाए जाए तो यह परिवर्तन मध्यमान में दिख जाएगा। मान लो हमारे पास कोई भी वैल्यू है, अगर उसमें से एक वैल्यू कम कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो मीन है वो चेंज हो जाएगा, और अगर बढ़ा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मीन जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद है जब केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी माप को समस्त अंकों का प्रतिनिधित्व करना होता है तो मध्यमान को चुना जाता है। यानी मीन एक ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का एक ऐसा मापन है जो मतलब सभी अंक, वहां पर हमारे पास कोई वैल्यू है और उसके सभी अंकों का जो रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए हमें जो मीन है वो बेस्ट माना जाता है उसको निकालने के लिए, यानी जो सभी डाटा का रिप्रेजेंट करता हो। उसके बाद है सांख्यिकी गणना में पहले मध्यमान ही निकाला जाता है। अगर हमारी स्टैटिक्स कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें मीन इम्पोर्टेंट हो जाता है निकालने के लिए। उसके बाद है मध्यमान वितरण का बैलेंस पॉइंट होता है। जैसे मैंने एक बात बताना भूल गई मैं कि जो जैसे मैंने बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत भी कहते हैं, ऐसे ही मध्यमान को हम बैलेंस पॉइंट यानी औसत भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो हर एक डाटा को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वो उसका क्या हो गया, बैलेंस पॉइंट हो गया। अगर हमारे आपके पास पेपर में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए कि औसत किसको कहा जाता है, अगर वहां मध्यमान होगा यानी मीन होगा तो आप उस पर टिक कर सकते हो। उसके बाद है मध्यमान के लाभ, शीघ्रता से और सुगमता से गणना, यानी हम मीन की क्या करते हैं, जल्दी से और आसानी से इसकी गणना की जा सकती है। उसके बाद है अंकों के वितरण का प्रतिनिधित्व। अगर हमें जो मीन होता है वो डाटा को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। आगे है सही और शुद्ध माप। जो मीन होता है वो डाटा निकालने का सही और प्योर, इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका मापन सही होगा। उसके बाद है समूहों की तुलना सरल। यदि हमारे पास दो ग्रुप्स दिए हुए हैं और हमें उनकी आपस में तुलना करनी है तो मीन इसका सबसे बेस्ट माध्यम माना जाता है। आगे है अन्य सांख्यिकी गणनाओं के लिए आवश्यक। यहाँ पर अगर हमें स्टैटिक्स के अंदर कोई और गणना जैसे एसडी हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना पड़ता है, यानी उसके लिए हमें मीन की जरूरत पड़ती है। तो हमें मतलब ये इसके अंदर इसकी जरूरत है, अन्य सांख्यिकी गणनाओं के लिए आवश्यक होती है। फिर आगे जो ये मीन माना जाता है ये सबसे विश्वसनीय, यानी इस पर विश्वास किया जा सकता है। आगे है समझने में सरल। ये मतलब इजी होता है समझने में भी, और ये क्या कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है सभी मूल्यों पर आधारित होती है, यानी जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो औसत होगा और वो हर एक वैल्यू पर आधारित होता है। उसके बाद आती है मध्यमान की कमियां। अब जैसे कुछ लाभ है तो कमियां भी होंगी। जैसे अपूर्ण अंक वितरण में मध्यमान का प्रयोग नहीं होता है। मान लो हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू हमारे पास मिसिंग है तो हम उसके मीन की गणना नहीं कर सकते, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद हम इसे ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते,
यानी जो हमारा मीन होता है, यानी मीन निकालते हैं, उसे हम ग्राफिकली अच्छे से लोकेट नहीं कर सकते, जैसे ग्राफ में हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद है यह गुणात्मक विशेषता का प्रतिनिधित्व करने वाले डेटा की गणना कर सकता है। मतलब ये इसकी एक कमी और है कि हमारे पास यदि क्वालिटेटिव कोई वैल्यू है तो ये सिर्फ उसी डाटा की गणना करके यानी उसको रिप्रेजेंट करता है, उससे अदर नहीं कर सकता। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। उसके बाद आपको एक सम दे रही हूं करने के लिए। ये वैल्यू है हमारी क्लास इंटरवल और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। आपने इसको सोल्व करना है लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों मेथड से। जो भी आंसर आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।